तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल। तो भैया अभी चेहरे पे ध्यान मत देना, अभी बस बस सुबह बस उठा ही हूँ बस। और अभी तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 7:30, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे होगे तो रात हो चुकी होगी। तो अभी तो बस रात को तकरीबन सोया था 2 बजे, और स्टोरी लिखते 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 पता ही है क्या होता है, तो सोया नहीं हूँ ठीक से। लेकिन कोई बात नहीं, बड़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो एंड तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, और कोई नया है तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मनोज नाम का एक लड़का जो कि अपने ऑफिस से काम करके घर की ओर आ रहा था। उसके ऑफिस में आज कुछ ज़्यादा ही काम था, जिसकी वजह से उसे काफ़ी देर हो गई थी घर वापस लौटने में। वो एक सुनसान रास्ते से घर वापस आ रहा था और उसने थोड़ी पी रखी थी। वो एक सुनसान सड़क पे चलते चलते एक बस स्टॉप पे पहुंचा, जहां पर एक साधु बाबा बैठे हुए थे। उस लड़के की आदत थी कि वो किसी से भी बातें करने लग जाता था, और उसने इसी आदत के कारण उसी साधु बाबा से बात करना शुरू कर दिया। और उस साधु बाबा से पूछा कि अच्छा एक बाबा, बात बताओ, ये भूत प्रेत क्या सच में होते हैं? जिसके जवाब में उस बूढ़े साधु ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में बहुत कुछ होता है और कुछ चीज़ें हमारी सोच के परे होती है, और इंसान उन चीज़ों को जब समझ नहीं पाता तो उनके होने या ना होने पर ही सवाल उठाने लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं होते। ये बातें सुन के उस लड़के को हंसी आने लगी, और उसने कहा कि बाबा देखो, मैं तो नहीं मानता भूत प्रेतों में, और मुझे लगता है कि आपको भी नहीं मानना चाहिए। उस साधु बाबा ने फिर बोला कि बेटा, तुम्हें भूत प्रेतों में मानना है या नहीं मानना है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन उनके होने या ना होने पे सवाल मत उठाओ। उस लड़के ने फिर बोला कि अच्छा साधु बाबा, ठीक है, फिर मुझे कुछ भूत प्रेत दिखाओ, कोई भूत प्रेत दिखाओ ताकि मुझे यकीन हो जाए, और अगर आप ऐसा कर सकते हो तो मैं मान जाऊंगा कि आप सही हो और मैं गलत। उन साधु बाबा ने कहा कि ठीक है बेटा, मेरे साथ शमशान घाट चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब आज रात दे देता हूँ। उस लड़के ने भी जोश जोश में हाँ कह दी और उस बाबा के साथ शमशान घाट की ओर चल दिया। शमशान घाट पहुंचते ही वहां का डरावना नज़ारा देखकर उस लड़के की थोड़ी हालत खराब हो गई, लेकिन अब उसने जुबान दे दी थी तो वो मुकर नहीं सकता था, इसलिए वो साधु बाबा के साथ शमशान घाट में चला गया। और उस शमशान घाट में अभी भी कुछ लाशें जल रही थी। उस बाबा ने कहा कि बेटा, मैं अभी तुम्हें एक धागा पकड़ाऊंगा, उस धागे के अंतिम छोर को पकड़ के रखना। ये कहकर उस साधु बाबा ने जलती हुई चिता, जो कि बुझ चुकी थी और थोड़ी बहुत ही जल रही थी, वहां एक कील ठोक दी और उस कील से एक धागा बांध दिया, और उस धागे का अंतिम छोर उस लड़के के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि बेटा, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जब तक ना कहूं आंखें मत खोलना, और आंखें खोलने के बाद जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे घबराना नहीं, और इस धागे को गलती से भी मत छोड़ना, वरना बहुत कुछ गलत हो सकता है। अब वो लड़का घबरा चुका था, लेकिन जैसे तैसे उसने उस धागे का अंतिम छोर पकड़ा, और उस बाबा के कहने पर उस लड़के ने आंखें बंद कर ली और उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए। और मंत्र पढ़ते ही उस बाबा ने कहा कि बेटा, अपनी आंखें खोलो। और जैसे ही उस लड़के ने आंखें खोली, उसने जो अपनी आंखों पे देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा
कि उसके आसपास 4-5 लोग घूम रहे हैं और वो उस लड़के को ही घूरे जा रहे हैं। उन 4-5 लोगों को देख के उस लड़के की हालत खराब हो गई, क्योंकि वो उन सारे आदमियों को जानता था और उन आदमियों की मौत कई सालों पहले हो चुकी थी। वो लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और अपने आसपास देखने लगा, और उसने आसपास देखा तो वो बाबा भी वहाँ पर नहीं थे। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उसका सब्र का बांध टूट गया और उसने उस धागे को छोड़ के अपने घर की ओर उल्टे पैर भागना शुरू कर दिया और अपने घर जाकर रजाई में मुंह छुपाकर सोने लगा। सुबह उसकी आंखें खुली और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसने देखा कि वो अपने घर पर नहीं है, उसी शमशान घाट की राख में लेटा हुआ है और वो साधु बाबा उसे देखकर हंसता हुआ वहाँ से जा रहा है और जाते जाते एक ही बात बोल रहा है, बेटा, मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। अब हमेशा अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। और ये कहते हुए वो साधु बाबा भी कहीं गायब हो गए। इतना भयानक मंजर देखने के बाद उस लड़के की मानसिक हालत खराब होने लगी और कई सालों के इलाज के बाद वो ठीक हो पाया। एक शहर के किराए के मकान में रहने वाले अनंत पेशे से एक शिक्षक थे। अनंत स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर थे। स्कूल में पढ़ाने के बाद वह बच्चों को अपने घर ट्यूशन भी पढ़ाते थे। एक शाम जब वह अपनी कुर्सी पर आराम से बैठे हुए थे, तभी अचानक से उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि उस वक्त वो घर पर अकेले थे और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। वह उठकर अलमारी के दरवाजे की तरफ बढ़े और तभी उन्होंने महसूस किया कि उनका नाम कोई धीरे धीरे पुकार रहा है और वो आवाज़ और कहीं से नहीं, अलमारी के अंदर से आ रही है। अनंत काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे, लेकिन ऐसी भयानक घटना के बाद उन्हें थोड़ा डर लगने लगा। अगर एक बार आवाज़ आती तो वो समझ सकते थे कि ये सब एक वहम है, लेकिन वो धीरे धीरे पुकारती हुई आवाज़ बार बार उनके कानों में दस्तक दे रही थी, जिसकी वजह से उनके पसीने आने लगे और बहुत बुरी तरह से वो कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़ा और वहाँ पर कोई नहीं था। उन्होंने अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और फिर वापस से कुर्सी की ओर बढ़ गए, लेकिन तभी अचानक से वो उस अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया, जैसे कोई अंदर से उसे बार बार खोल रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए अनंत थोड़ी देर वहाँ ये अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक से अलमारी से एक अजीब सा काला साया निकला, जो कि उनका नाम धीरे धीरे पुकार रहा था। इतना भयानक मंजर देखने के बाद अनंत पसीने से भीग गए। अनंत दौड़कर घर के बाहर आ गए और उन्होंने सारी बात अपने पड़ोसियों को बताने लगे। अनंत के पड़ोसी उनके साथ उनके घर में आए और उन्होंने जो देखा, उन्हें देखकर उन सब के होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे खुले हुए थे और सारा सामान जमीन पे नीचे बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। अनंत के साथ साथ सभी लोग घबरा गए। उन्हें यही लग रहा था कि इन सब चीज़ों के पीछे हो ना हो किसी बुरी शक्ति का हाथ है। और तभी अचानक से उस कमरे में, उस घर में एक जोरदार डरावनी चीख सुनाई दी और किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण अनंत बुरी तरह से बीमार पड़ गए। कुछ दिन के लिए वो गांव चले गए अपने माता पिता के पास। जब वो शहर में वापस लौटे तो उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने में बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उस नौकर की अर्ध जली लाश उसने उसी अलमारी में छुपा दी थी। मकान मालिक ने उस अलमारी का इस्तेमाल कभी नहीं किया था, लेकिन अनंत के मांगने पे मकान मालिक ने वो अलमारी अनंत को दे दी थी और
शायद इसी बात से उस नौकर की आत्मा नाराज हो गई थी और ये खौफनाक घटना अनंत की जिंदगी में घटी, जिसे अब वो पूरी जिंदगी कभी भी नहीं भुला पाएंगी। संजना शर्मा की शादी अभी अभी कुछ ही दिनों पहले ही हुई थी। शादी के 2-3 दिन बाद ही उनके पति को ऑफिस के काम से 1 हफ्ते के लिए विदेश जाना पड़ा। संजना अपने अनुभव में बताती है कि एक रात जब वो अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी, तभी अचानक से उनका टीवी चलना शुरू हो गया, जिससे वह चौंक गई। उन्होंने तुरंत उठकर टीवी बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनके बगल में कोई लेटा हुआ है और वो टीवी अपने आप फिर से चलने लगा। संजना को अपने घर में किसी और के होने का एहसास हो रहा था और ये सब एहसास होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उनके समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था कि आखिर करे तो करे क्या। खुद को समझाने के लिए उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर से वही अनुभव हुआ, जैसे कोई उनके बगल में लेटा हो। इस एहसास से संजना के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। बहुत हिम्मत जुटाकर वो बिस्तरे से उठी और पीछे पलट कर देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। उनकी नज़र गद्दे पे पड़ी। संजना का दिल दहल गया। गद्दा नीचे दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था जैसे कोई इंसान उसके ऊपर लेटा था। वह चिल्लाना चाहती थी, लेकिन खौफ और डर के मारे उनके हलक से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। घबराहट के कारण संजना ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही गद्दा ठीक हो गया और संजना को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई परछाई उनके पीछे खड़ी हुई है। इसके करीब 30 मिनट बाद कोई भी हलचल नहीं हुई और फिर संजना को थोड़ी हिम्मत आई। पास में पड़े मोबाइल से उन्होंने अपनी सास को तुरंत फ़ोन किया और उनकी सास तुरंत दौड़ते हुए संजना के कमरे में आ गई और पूछने लगी कि क्या हुआ। और संजना कुछ बोले उसके पहले ही उन्हें कुछ ऐसा दिख गया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। संजना ने देखा कि उसकी सासू माँ के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले खड्डे थे। उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना था। यह भयानक नज़ारा देखकर संजना वहीं बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। मेरा नाम सुशील है। ये बात है उस वक्त की जब मैं अपने नाना के घर गया हुआ था गर्मियों की छुट्टी के वक्त। मेरे नाना जी का घर एक पिछड़े हुए गांव में है, जिसकी वजह से वहाँ बिजली नहीं रहती थी और गर्मी के कारण वहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था अपने नाना जी के घर में, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और रात के वक्त इतनी गर्मी थी कि मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा और परेशान हो रहा था। मैं अपनी आंगन में खाट लगा के सो रहा था, लेकिन मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था और चिड़चिड़ा हो रहा था गर्मी के कारण। मैं अपनी खाट से उठा और आसपास घूमने लगा, क्योंकि नींद तो मुझे गर्मी के कारण आ ही नहीं रही थी। तभी मैंने देखा कि नाना जी के घर के सामने ही एक बगीचा है और वहाँ कोने में एक बरगद का पेड़ है और वहाँ पर ढेर सारे पेड़ थे। मैं वहाँ पर घूमने लगा और वहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और जैसे ही मैं बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचा तो वहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही थी कि पूछो ही मत। सारी गर्मी दूर भाग गई थी। मेरे सारे शरीर का बहता हुआ पसीना सूख चुका था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और मैं उसी बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। मैं सोया ही था, तभी अचानक से कुछ ही देर में मेरे कानों में एक आवाज़ आई। इस पेड़ के नीचे नहीं आना चाहिए था। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है और मैंने वापस से अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद फिर से इस पेड़ के नीचे नहीं आना चाहिए था। ये मेरा घर है। और इतनी डरावनी आवाज़ सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और मैं तुरंत वहाँ से उठ गया और वापस से घर में गया। मैंने देखा कि मेरे नाना जी वहाँ पर घूम रहे हैं और मैंने नाना जी को ये सारी बातें बताई और मेरे नाना जी मेरे पास आए और उन्होंने मेरे कानों में कहा कि ठीक तो कह रहा है वो
उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और नानी के पास भागता हुआ गया और नानी से ये सारी बातें बताई और मेरी नानी ने कुछ भी नहीं कहा। वो शांति से खड़ी हुई और मेरे पास आई और मेरे कानों के पास में वही बोली, ठीक तो कह रही है, नहीं जाना चाहिए था उस पेड़ के नीचे। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और उल्टे पाँव वहाँ से भागने लगा। काफ़ी दूर भागने के बाद मैंने देखा कि एक साधु बाबा वहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उन साधु बाबा के पास गया और मैंने उनसे मदद की भीख मांगी। मैंने उनसे कहा कि मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। और उन साधु बाबा ने कहा कि बेटा, तुम्हें उस पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए था। और ये बात सुन के मैं रोने लगा और मैंने उनसे मदद की, फिर से भीख मांगी और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और उन्होंने जैसे ही मेरे सर पे हाथ रखा मुझे एक झटका लगा और मैंने देखा कि मैं अभी भी उस बरगद के पेड़ के नीचे हूँ। और घबराहट के मारे मैं तुरंत उठ गया और अपने घर में घुसा। सब कुछ वहाँ नॉर्मल था। नाना जी सो रहे थे और नानी भी। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा तो तब डरा जब मैंने देखा कि वही साधु बाबा मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहीं और जा रहे थे और रास्ते में ही वो कहीं गायब हो गए। और वो वही साधु बाबा थे जिन्हें मैंने सपने में देखा था। जेसन नाम का एक आदमी था जिसने हाल ही में एक नया घर खरीदा था। उसने वो महंगा घर काफ़ी मुश्किल से खरीदा था और घर खरीदने में उसके सारे पैसे चले गए थे। लेकिन उसने घर काफ़ी अच्छा खरीदा था और एक दिन जब रात में वो अपने गार्डन में कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक से उसने महसूस किया कि उसके गार्डन की ज़मीन थोड़ी खोखली है। और खोखली ज़मीन होने के कारण उसे लगा कि ज़मीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। और जब उसने वहाँ पर खुदाई शुरू की तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि उसके गार्डन के नीचे एक कॉफ़िन रखा हुआ है और वो कॉफ़िन देखकर जेसन की काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई और उसने पुलिस को कॉल करने का फ़ैसला किया। लेकिन पुलिस के आने से पहले उसने सोचा कि चलो मैं इस कॉफ़िन को खोल के देख ही लेता हूँ। उसने उस कॉफ़िन को खोला और उसमें जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि उस कॉफ़िन में एक लाश है और उस लाश के अगल बगल में काफ़ी ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। इतना सारा पैसा देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने सोचा कि अगर मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगा तो वो इन सारे पैसों को ज़ब्त कर लेंगे। और इसीलिए उसने पुलिस वालों को कॉल करना कैंसिल कर दिया और सारे पैसों को ले गया, अपने घर में रख दिया और उस कॉफ़िन को वापस से बंद करके वहाँ पर वापस से मिट्टी डाल दी जिससे किसी को भी पता ना चले। अब जेसन के पास बहुत सारे पैसे आ गए थे, लेकिन अब मुश्किल ये थी कि वो उन पैसों को कहाँ संभाल के रखे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे 24 घंटे उन पैसों की चोरी होने का डर सताने लगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगा। उसकी चैन से भरी ज़िंदगी अब काफ़ी ज़्यादा बेकार होने लगी। उसे सिर्फ यही डर सताता रहता था कि कोई उससे उसका पैसा छीन लेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा उस पैसे को घूरता रहता और अपनी नज़रों से हटाता नहीं। अपने काम से उसका पूरा ध्यान हट गया था, जिसकी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया गया और उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो उन पैसों को संभाल नहीं पा रहा था। वो उन पैसों को 24 घंटे घूरता रहता। और एक रात जब वो सो रहा था तब उसने महसूस किया कि उसके अलावा भी घर में कोई है और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसे लगा कि कोई चोर आ गया है उसके पैसों को चोरी करने के लिए। इसलिए जेसन ने एक रिवॉल्वर निकाली जो कि लाइसेंस वाली थी और पूरे घर में घूमने लगा। लेकिन पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उसे कोई भी नज़र नहीं आया। वो वापस से अपने कमरे में आ गया और इन सब बातों को अपना वहम मान के फिर से सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर से
वही कदमों की आवाज़ उसे आने लगी, जैसे उसके घर में कोई चल रहा हो। ये भयानक हरकतें देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और उसने फिर से अपनी बंदूक निकाली और पूरे घर में ढूंढने लगा कि कौन है जो उसके घर में घुस आया है, लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आया। आखिरकार वो वापस अपने घर के गार्डन में गया और आसपास देखने लगा कि कहीं चोर वहाँ तो नहीं छुपा है। और उसने जो देखा उसे देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि ज़मीन खुदी हुई है और वो कॉफ़िन बाहर निकला हुआ है और उस कॉफ़िन का दरवाज़ा खुला हुआ है और सबसे भयानक बात, उसके अंदर की लाश गायब है। इतना भयानक नज़ारा देख के वो वापस अपने घर में घुस गया और आसपास देखने लगा। और जब वो किचन में गया तो उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने देखा कि वो लाश फ्रिज के दरवाजे को बार बार खोल बंद कर रही है। और उसने जैसे ही जेसन को देखा तो जेसन को मुस्कुराते हुए कहा, हेलो ब्रदर। जेसन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और अचानक से उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी लाश नहीं है। वो वापस से गार्डन में भागा और उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी ज़मीन नहीं खुदी हुई है। वो वापस अपने घर से कुदाल लेकर आया और फिर से खुदाई की और फिर उस कॉफ़िन को बाहर निकाला और कॉफ़िन का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि वो लाश अभी भी उसी में रखी हुई है। दिन रात अब जेसन इसी बारे में सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। वो इन सारे पैसों को खर्च भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो पैसों को खर्च कर देगा तो वो वापस से गरीब हो जाएगा। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी, जिसकी वजह से वो और परेशान हुए जा रहा था। वो इतना ज़्यादा बीमार हो चुका था मानसिक रूप से कि उसे वो बूढ़ा आदमी जो कि उस कॉफ़िन में लेटा था वो हमेशा इधर उधर नज़र आने लगा। और आखिरकार उसने वही किया जिसका डर था। उसने सारे पैसों को अपने पास एक बैग में रखा और उस बूढ़े आदमी की लाश को कहीं दूर जंगल में फेंक आया और वापस अपने घर आकर उस पैसों से भरे बैग को लेकर उस कॉफ़िन में लेटकर उस कॉफ़िन को अपने हाथों से ही बंद कर दिया। और इसके साथ ही उसने अपने सारे पैसों को सेव कर दिया। अब उसके पैसे उससे कोई भी नहीं छीन पाएगा।